अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 14 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि लेक्चर 13 से हमने कंपैटिटर एनालिसिस स्टार्ट किया था। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कंपैटिटर एनालिसिस को करने के लिए आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स चाहिए। उसमें से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो हमने डिस्कस किए थे पार्ट 1 में, तो थर्ड क्वेश्चन को हम पार्ट 2 से शुरू करेंगे। जब हमने ये समझ लिया कि हमारा कंपैटिटर कौन है और उसके पास किस तरह की स्ट्रेंथ्स और रिसोर्सेज हैं, तो क्वेश्चन 3 में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं जो किसी कंपैटिटर का बिहेवियर डिटरमिन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा एक कंपैटिटर है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर को हासिल करना। अब अगर हमने कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, जैसे हम कोई बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं, या हम कोई प्राइस डिस्काउंट जो है वो देने जा रहे हैं, तो हमारी इन स्ट्रेटजीज़ की वजह से जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए थ्रेट्स आ जाएंगे, तो वो ज़्यादा क्विक और एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करेगा हमारी स्ट्रेटजी को। बिल्कुल ऐसे ही जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के कोर बिजनेस को अटैक करती है, तो इस केस में जो रिटेलिएशन है वो बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि मुख्तलिफ फैक्टर्स जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिसमें सोशल वैल्यूज़ हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट है, लेजिस्लेशन है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर हो सकता है, उसका जो लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर और सिस्टम्स हो सकते हैं। फिर जिस तरह के बिजनेस में आप हैं, मार्केट की सिचुएशन क्या है, प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी रोल प्ले कर सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस करने में। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को जब हम तय करते हैं, तो सी स्मार्ट फ्रेमवर्क जो है वो यूज़ किया जाता है। सी से मुराद है चैलेंजिंग, यानी जो आपने ऑब्जेक्टिव्स तय किए हैं उसके लिए एक सीरियस हार्ड वर्क और जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है वो होना चाहिए। वो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ना हों जो बहुत आसानी से हासिल हो जाएं, क्योंकि उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा है स्पेसिफिक, कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और किसी न किसी पर्पस को वो सर्व करें। तीसरे मेजरेबल हैं, यानी ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनकी क्वांटिफाइबल आउटकम्स होनी चाहिए ताकि इनकी परफॉर्मेंस को डिटरमिन किया जा सके। ये अचीवेबल होने चाहिए, इसका मतलब है कि आपने को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रखना, आपने इसको रियलिस्टिक लिमिट्स में ही रखना है। वो जो लिमिट्स हैं वो हमारे रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो हमारी अप्रोच भी हो सकती है, हमारी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। यानी जितनी भी हमारी लिमिटेशंस हैं उनको जहन में रखेंगे और उसके साथ चैलेंजिंग भी बनाएंगे, तो फिर ये एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फिर ये रिलेटेड भी होने चाहिए, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हों जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन जो है उसके साथ रिलेटेड हों और उसको अचीव करने में मदद दें। और फाइनली ये टाइम बेस्ड होने चाहिए, इसका एक डेफिनेट स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम होना चाहिए ताकि हम उस मुकर्रर वक्त में इसको हासिल कर सकें। रिनाउंड मैनेजमेंट साइंटिस्ट हैं पीटर ड्रकर, उन्होंने 8 एरियाज़ बताए हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करने चाहिए और मेंटेन करने चाहिए। उसमें मार्केट स्टैंडिंग है, उसमें इनोवेशन है, फिर प्रोडक्टिविटी है, और फाइनेंशियल और फिज़िकल रिसोर्सेज की वो बात करते हैं। इसके बाद जो मैनेजर की अपनी परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट है, वर्क परफॉर्मेंस और एटीट्यूड है, प्रॉफिटेबिलिटी है, और फाइनली जो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस हद तक पूरा किया जा रहा है। अब यहाँ हर कंपनी के अपने अपने ट्रेड ऑफ्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ कंपनीज़ हैं वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स हासिल करना चाहती हैं, और बाज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकता है। ये दोनों अपोजिट हैं। सिमिलरली प्रॉफिट मार्जिन्स किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है और कोई अपनी जो कंपेटिटिव पोजीशन है उसको बेहतर बनाना चाहता है।
कोई कंपनी जो है वो डायरेक्ट सेल्स एफर्ट की तरफ जाएगी और कोई मार्केट डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उस तरफ जाएगी। कोई एग्जिस्टिंग मार्केट में ही पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा और कोई कंपनी जो है वो नई मार्केट्स ढूंढेगी। इसी तरह से बाज़ कंपनीज जो है वो रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी तरफ जाती हैं और बाज़ जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बिलीव करती हैं और वो नॉन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखती हैं। आपके जो गोल्स हैं वो प्रॉफिट के ऊपर भी बेस कर सकते हैं और वो नॉन प्रॉफिट गोल्स भी हो सकते हैं। आपका मकसद ग्रोथ भी हो सकता है और आप अगर पहले ही बहुत अच्छी पोजीशन में हैं तो आप उसे स्टेबल रखना चाहेंगे। इसी तरह बाज़ कंपनीज़ हैं वो अगर स्टेबल रहना चाहती हैं तो वो रिस्क लेस एनवायरनमेंट को पसंद करेंगी और बाज़ कंपनीज़ जो है वो हाईली जो रिस्की एनवायरनमेंट है उसको पसंद करेंगी। तो ये मुख्तलिफ आपकी प्रायोरिटीज़ हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन 4 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ या मूव्स जो मार्केट में बनाएंगे, हमारे कंपेटिटर्स उसके ख़िलाफ़ किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ पे मूव्स बनाने से मुराद प्राइस कट्स भी हो सकते हैं, या हम कोई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, या कोई नई मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो हम लॉन्च करते हैं। तो कंपेटिटर्स जो है उनकी रिस्पॉन्ड करने के हवाले से मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो रिलैक्स्ड कंपेटिटर है। अब ये एक ऐसा कंपेटिटर है जो या तो रिएक्शन देता नहीं है या बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है और उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं। जैसे जो कंपेटिटर कंपनी है उसकी मैनेजमेंट ये समझती है कि उनके कस्टमर्स लॉयल हैं और वो हमारी किसी मूव से मुतासिर नहीं होंगे, या वो हमारी मूव को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या उनके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं हैं, या वो इस बिज़नेस से इस मार्केट से निकलना चाह रहे हैं और इस वक्त उनका जो फोकस है वो हार्वेस्टिंग है, ग्रोथ नहीं है। तो हमें अपने कंपेटिटर के इस रिलैक्स पोजीशन को जो है वो समझने की ज़रूरत है कि उसके पीछे उसकी जो रिलैक्स पोजीशन है या रिस्पॉन्स है उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, ताकि हमें भी क्लैरिटी रहे। दूसरी जो टाइप है कंपेटिटर्स की वो टाइगर कंपेटिटर है, और ये एक ऐसा कंपेटिटर है जो हमारी किसी स्ट्रेटजी या मूव के अगेंस्ट बहुत क्विकली और एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये चीज़ जो है वो अनसर्टेनिटी भी क्रिएट करती है। ये बाकी जो प्लेयर्स हैं मार्केट में ये उनके लिए एक फियर भी जो है वो क्रिएट कर देता है कि कल को अगर हम कोई स्ट्रेटजी या मूव लेके आएंगे तो ये फ़ौरन से उसका एक रिप्लाई जो है वो देंगे। रिस्पॉन्स देने के हवाले से जो थर्ड टाइप ऑफ कंपेटिटर्स हैं वो सिलेक्टिव कंपेटिटर हैं, और ये ऐसे कंपेटिटर्स होते हैं जो हमारी किसी मूव या स्ट्रेटजी के अगेंस्ट उसको ये अच्छे तरीके से समझते हैं, केयरफुली उसके एनालिसिस करते हैं और फिर एक स्ट्रेटेजिक ग्राउंड्स के ऊपर जो है कि कब कहाँ कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो देना चाहिए, ये वैसा रिस्पॉन्स देते हैं। और जो चौथी कैटेगरी है वो अनप्रिडिक्टेबल कंपेटिटर्स हैं, जिनको समझना, जिनका रिस्पॉन्स जो है वो एडवांस में आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनका बिहेवियर जो है वो उसके पैटर्न्स डिफरेंट है। कभी तो ये पास्ट में हमारी किसी एग्रेसिव मूव के ख़िलाफ़ बहुत उन्होंने एग्रेसिवली जो है वो अटैक किया, रिस्पॉन्ड किया, और बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल चुप रहे, इन्होंने रिलैक्स पोजीशन जो है वो ज़ाहिर की। तो इनकी जो मूव्स हैं वो हमें आसानी से समझ नहीं आ सकती। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन था कि कंपेटिटर्स कौन हैं, दूसरा था उनकी स्ट्रेंथ्स और रिसोर्सेज क्या हैं, तीसरा था उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चौथा था कि वो हमारी किसी मूव के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और पांचवा जो क्वेश्चन है कि हमारे कंपेटिटर्स की स्ट्रेटजीज किस तरह की हैं। अब कंपेटिटर्स की स्ट्रेटजीज को समझने के लिए जो हमारा मार्केटिंग इंटेलिजेंस का सिस्टम है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और ये बेस करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंफॉर्मेशन के दो सोर्सेज हैं, प्राइमरी हैं और सेकेंडरी हैं। प्राइमरी सोर्सेज डायरेक्ट हैं और सेकेंडरी जो है वो इनडायरेक्ट हैं। तो एक आपने सीक्वेंस भी पढ़ी थी
कि जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके एनालिसिस करते हैं तो ये मार्केटिंग रिसर्च कहलाता है। तो मार्केटिंग रिसर्च हमें सपोर्ट करेगा इंफॉर्मेशन को हासिल करने में। इस इंफॉर्मेशन को हम अपने पास एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में जो है वो स्टोर कर लेते हैं, इस तरीके से कि जब हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम वहाँ से हासिल कर सकें और उसे यूज़ कर सकें। इसके लिए हमारे पास एक अच्छा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मौजूद होना चाहिए। फिर उस इंफॉर्मेशन को अफेक्टिवली यूटिलाइज करना, दिस इज़ कॉल्ड मार्केटिंग इंटेलिजेंस। तो जितना हम अच्छे तरीके से उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे उतना ही हमारी जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा है। और बेस्ड ऑन दिस मार्केटिंग इंटेलिजेंस हम अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी बना सकते हैं, और अगर कंपैटिटर ने कोई स्ट्रेटजीज़ बनाई तो हम उसके अगेंस्ट जो काउंटर स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी डेवलप कर सकते हैं। तो हमें अपने कंपैटिटर्स के बारे में किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन की है। जैसे सेल्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन हो सकती है, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड, या सेल्स बाय प्रोडक्ट लाइन, या सेल्स ट्रेंड, या मार्केट शेयर। इसी तरह कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसकी जो प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हैं उसके बारे में हो सकती है। फिर हमें उसकी जो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन की स्ट्रेटजीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। नंबर 5 पे हमें उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए। 6 पे उनकी जो प्राइस है और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। नंबर 7 उनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 8 हमें उनकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनका पता होना चाहिए। और नंबर 9 पे जो दूसरी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए होगी। तो ये जितनी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन है या तो हमें सेकेंडरी सोर्सेज से इजीली अवेलेबल होगी, या हम प्राइमरी सोर्सेज जो हैं उनके ज़रिए हासिल कर सकते हैं, और बाज़ जगहों पे हम कुछ टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन या जो एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम उस स्टेज तक आ चुके हैं जहाँ पे हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एनालिसिस भी बड़ी डिटेल से मुकम्मल कर चुके हैं। हम इंटरनल इन्वायरमेंट को भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली स्कैन कर चुके हैं। हमने EFE मैट्रिक्स भी बनाया था, हमारे पास EFE स्कोर भी आया था। इसी तरह से IFE मैट्रिक्स बनाया था, उसका भी स्कोर आया था। हमने कंपैटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स भी बनाया, हमने अपने जो कंपैटिटर्स हैं उनको भी एनालाइज किया। तो वी आर इन अ पोजीशन के हम IE मैट्रिक्स या इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स जो है ये डेवलप कर सकें। और ये दो स्कोर्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो IFE स्कोर और दूसरा EFE स्कोर। आपको याद होगा कि इन दोनों स्कोर्स की जो रेंज थी वो 1 से लेके 4 तक थी। 1 इज़ मिनिमम, 4 इज़ मैक्सिमम, और इन बिटवीन कुछ भी वैल्यू हो सकती। तो अगर आप टॉप पे देखें तो हॉरिजेंटल जो आपको स्कोर नज़र आ रहा है वो IFE स्कोर है, 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से जो लेफ़्ट पे वर्टिकल आपको नज़र आ रहा है वो EFE स्कोर है, 1, 2, 3 एंड 4 अगेन। तो कोई भी कंपनी जिसके हमने एनालिसिस किए उसका IFE और EFE स्कोर हमारे पास मौजूद होगा। और जब हम इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं तो 9 डिफरेंट बॉक्सेस बनते हैं। कोई भी कंपनी जिसके दोनों स्कोर्स मौजूद होंगे वो इन 9 बॉक्सेस में कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर करेगी। फिर आप देखें कि हर बॉक्स के अंदर एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो G, S और R हैं। और ये 3 बड़ी स्ट्रेटजीज़ जिन्हें आप डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज़ भी कह सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब जाहिर है कि कोई ना कोई कंपनी जब इन 9 बॉक्सेस में कहीं ना कहीं फॉल करेगी तो उसके अंदर उससे जो रिलेटेड अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी है वो भी मेंशन्ड होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं राइट साइड से शुरू करूं तो टॉप राइट यहाँ पे ये 1 और 2 के दरमियान बनता है, और यहाँ पे EFE में 3 और 4 के दरमियान बनता है। तो जो स्ट्रेटजी लिखी हुई है वो S है, विच इज़ स्टेबिलिटी। तो अगर कोई कंपनी इस बॉक्स के अंदर फॉल करेगी तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन
डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है कि वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखे, स्टेबल रखे। अगर वो सेकंड में आ जाता है, मैं अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करूं, जी लिखा हुआ है, जी इज़ फॉर ग्रोथ, उस कंपनी को जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। और अगर कहीं पे आर लिखा हुआ उस बॉक्स में वो कंपनी फॉल करती है, तो इसका मतलब है कि उसे बैक फुट पे आ जाना चाहिए, जो मौजूदा पोजीशन है उससे भी थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए। इसे आप डिफेंसिव पोजीशन भी कह सकते हैं। इसके बाद हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे स्पेस मैट्रिक्स कहा जाता है। स्पेस मैट्रिक्स जो है ये कंप्लीट नेम बनता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन एवेल्युएशन मैट्रिक्स। और ये ना सिर्फ हमें जो कंपनी जिसके हम एनालिसिस कर रहे हैं उसकी पोजीशन के बारे में बताएगा, उसकी जो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बताएगा, बल्कि उस मेन स्ट्रेटेजी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है वो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सिस हैं, वाई एक्सिस हैं। फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैं, तो यहाँ पे आई एस लिखा हुआ है। आई एस से मुराद है इंडस्ट्री स्ट्रेंथ। और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस हैं वहाँ पे सी ए लिखा हुआ है, विच इज़ कंपेटिटिव एडवांटेज। स्केल जो दिया गया है वो 0 से लेके +6 तक है और 0 से -6 तक है। फिर इसके बाद अगर आप वर्टिकल एक्सिस देखें या वाई एक्सिस देखें, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है एफ एस, विच इज़ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। और जो नेगेटिव वाई एक्सिस हैं उस पे ई एस लिखा हुआ है, विच इज़ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। इसमें दो की फैक्टर्स आपने जहन में रखने हैं। जूँ जूँ आप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, यानी स्केल जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट से देखें तो -6 से शुरू हो रहा है, तो जूँ जूँ आप इसकी राइट साइड की तरफ आते जाएंगे, जो इंडस्ट्री स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी और कंपेटिटिव एडवांटेज भी बढ़ेगा। और इसी तरह जूँ जूँ आप अपवर्ड मूव करेंगे, अगर मैं बॉटम इसका देखूं तो वो -6 पे, जूँ जूँ मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब ये स्केल कैसे बनेगा, पोजीशन आपकी कैसे जो है वो आएगी, तो ब्रीफली बता रहा हूँ कि जो चार आपने डायमेंशंस पढ़ी हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज, इंडस्ट्री स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, हर एक के जो है वो सब फैक्टर्स हैं। हर एक को जो है वो 0 से +6 या 0 से -6 की मेजरमेंट पे उसको काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है। और फाइनली जो है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं या प्लस और माइनस जो एक्स एक्सिस हैं उसका नेट स्कोर देखा जाता है। इसी तरह से जो +y और -y का जो स्कोर है उसका नेट इफेक्ट देखा जाएगा। तो आपकी जो कंपनी है वो इन चार क्वाड्रेंट्स में से किसी एक क्वाड्रेंट में फॉल करेगी। वो क्वाड्रेंट्स जो है वो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई भी हो सकते हैं, नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई भी हो सकते हैं, और नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई भी हो सकते हैं। चार क्वाड्रेंट्स की चार पोजीशंस बनती हैं। उनमें से पहला जो क्वाड्रेंट है, आपको पता है कि क्वाड्रेंट्स में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो पहला जो क्वाड्रेंट है वो एग्रेसिव पोजीशन कहलाता है, दूसरा कंजर्वेटिव पोजीशन है, तीसरा डिफेंसिव पोजीशन है और चौथा जो है वो कंपेटिटिव पोजीशन है। तो ये चार तरह की पोजीशंस जो हैं इनकी अपनी अपनी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज होती हैं। जब हमने स्पेस मैट्रिक्स में ये समझ लिया कि हमारी जो कंपनी है वो चारों क्वाड्रेंट्स में से किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है, तो वो क्वाड्रेंट जो है वो उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के बारे में बताएगा। अब उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या है, यानी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अप्लाई कर सकते हैं, वो आप इस टेबल में देखेंगे। अगर हम एक एग्रेसिव पोजीशन में हैं, जो कि सबसे बेहतर, सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो फिर हम कोई भी ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी हमें सूट करेंगी। अगर आपकी जो पोजीशन है वो कंपेटिटिव है, तो हम कुछ ग्रोथ स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंपेटिटिव पोजीशन का मतलब है कि आपकी पोजीशन अच्छी है लेकिन कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर हैं, तो सारी जो ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं वो अप्लाई नहीं हो सकती। अगर आपकी पोजीशन कंजर्वेटिव है,
तो आप कुछ ग्रोथ और कुछ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज जो हैं उसके ऊपर जाएंगे। और फाइनली अगर आप डिफेंसिव पोजीशन में हैं, जो कि सबसे वीक पोजीशन है, तो फिर आपके पास जो सिर्फ ऑप्शन बचेगी वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज की है कि आपको डिफेंड करना है, थोड़ा सा बैक फुट पे आना पड़ेगा। तो ये आपकी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज बन जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर 14 के एंड होते ही हमारा जो एनालिसिस का फेज़ है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में वो भी ख़त्म हो गया। तो शुरू से अब तक जो कुछ हमने पढ़ा उसकी एक ब्रीफ समरी इस तरह से है कि हमने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग को एज फील्ड जो है वो देखा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री एनवायरनमेंट जो है उसके एनालिसिस किए, मार्केटिंग ऑडिट किया, जो कंपेटिटर्स हैं उनके एनालिसिस को समझा, सेगमेंट्स के कॉस्ट एनालिसिस किए, कई तरह के मैट्रिसेस बनाए जिसमें EFE, CPM, IFE मैट्रिक्स, स्वॉट मैट्रिक्स, टोज मैट्रिक्स। फिर हमने ये देखा कि मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग इंटेलिजेंस जो है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। फाइनली हमने IE मैट्रिक्स और स्पेस मैट्रिक्स जो है वो डेवलप किए, जिन्होंने हमें गाइड किया कि हमारी कंपनी की पोजीशन के मुताबिक उनकी बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज कौन सी होंगी। अब जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम स्ट्रेटजीज की डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, फॉर्मूलेशन के ऊपर बात करेंगे। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच।